किताब ले ली है? कितनों ने ले ली है? क्योंकि मैं फिर थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस भी करवा दूं। जिनके पास हैं वेल एंड गुड, ज़रा सिर्फ ओपन कर लें ताकि मैं आपको सिर्फ शुरू में जो किताब की चीज़ें हैं वो मैं गाइड अप कर दूं आपको। सबसे पहला का जो आपका सेक्शन है बच्चे, वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस ग्रेड है, वो आपको नज़र आएगी। ये अबाउट द ऑथर के बाद है। इसमें पूरा आपका जो ग्रिड है जिसमें 100 मार्क्स की एलोकेशन है वो आपको मिल जाएगी। ये 3 पेजेस के ऊपर है, ठीक है। इसी तरह से आप आगे आओगे तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स नज़र आएगा। इसमें सबसे पहले आपके चैप्टर्स हैं जो कि इस किताब के अंदर हैं। साथ ही मैपिंग आपको नज़र आ जाएगी कि आई कैप स्टडी टेक्स्ट का कौन सा चैप्टर है जिसके अंदर इस हवाले हमारे चैप्टर की डिस्कशन आपको मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद आई कैप की पास पेपर ग्रेड है। ये स्प्रिंग 2013 से लेके 2022 जो कि आपकी बिल्कुल लेटेस्ट अटेम्प्ट थी, तो वो चैप्टर वाइज आपको तमाम क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्वेश्चंस का टाइटल क्या है और इस क्वेश्चन में किस टॉपिक की बात की गई है, क्योंकि ज़ाहिर है एक चैप्टर है, चैप्टर में काफ़ी टॉपिक्स होते हैं, तो किस टॉपिक की डिस्कशन है और कितने वेटेज का है। तो ये एक ट्रैक शीट है आपके लिए कि बाय द एंड ऑफ योर CMAC यू शुड मेक दिस थिंग श्योर कि ऑल दिस क्वेश्चंस हैव बीन सॉल्व्ड बाय यू। वैसे तो इंशाल्लाह मेरी क्लास में कोशिश होती है कि 70 to 75% पास पेपर्स तो मैं क्लास में ही करवा देता हूँ या सफिशेंट डिस्कशन दे करके ये स्टूडेंट्स के हवाले कर दिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो बहरहाल इट्स अ गुड ट्रैकिंग शीट फॉर ऑल ऑफ़ यू। तो ये मेरा ख्याल है कमोबेश 5 सफ़ों पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि शुरू में ही फीचर्स आपको मालूम हो, ताकि बाद में बच्चे सवाल पूछते हैं कि पास पेपर्स कहाँ हैं, ये कहाँ है, वो कहाँ है। बहरहाल मैंने ऑटम 2014 से स्प्रिंग 2022 जो लेटेस्ट है सारे पास पेपर्स अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस रेलेवेंट चैप्टर्स में एंड पे प्लेस्ड है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। सो सॉल्यूशंस में जहाँ जहाँ आई कैप के सॉल्यूशंस में एरर है या सॉल्यूशन स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है तो मैं साथ साथ सॉल्यूशंस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपने बनाए हुए भी शेयर करता जाऊंगा। उसके बाद तो मैं नज़र आ जाएगा आई कैप पास पेपर एनालिसिस है। ये डेफिनेटली अभी आप लोग इस लेवल पे नहीं हो कि इसको स्टडी कर सको, अंडरस्टैंड कर सको। बहरहाल जब हम समझेंगे कि इसको हम स्टडी कर सकेंगे तो तब हम इसको स्टडी करेंगे। सो बाकी उसके बाद हमारे चैप्टर्स की डिस्कशन शुरू हो जाती। चलें, लेट्स स्टार्ट। और जब हम थोड़ी थ्योरेटिकल डिस्कशन कर लेंगे उसके बाद मैं फिर आपको किताब पे ले जाके बता भी दूंगा कि ये सारी डिस्कशन किताब में कहाँ मौजूद है। ये उसी अंदाज में किताब में भी आपको मिल जाएगी ताकि फैसिलिटेशन हो जाए और जब जाके आप इसको स्टडी करें तो आपको वो कंटेंट मिल जाए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनकी पहले क्लास हो रही होती है, वो FAR1 की होती है। वो कब तक फ्री होते हो तुम लोग? 12 बजे फ्री होते हो? ओहो, चलो। सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड कॉस्ट की क्लासिफिक। अभी मैंने सिर्फ चीज़ें लिखी हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस दीज, ठीक है। तो इसकी तुम लोगों को जो डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स हैं वो किताब में मिल जाएंगे, मैं तुम लोगों को रेफ़र भी कर दूंगा उसके बाद। जी,
सो हमारा बच्चे पहला पार्ट स्टार्ट होने लगा है, दैट इज़ कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन। हमने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन पे बात की थी कि हमारा जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये बेसिकली इस चीज़ पे फोकस्ड है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं या जो सर्विसेज रेंडर करती हैं, तो उसको उन प्रोडक्ट्स के बनाने में या सर्विसेज रेंडर करने में क्या कॉस्ट उनको बियर करनी पड़ती हैं, उसको कॉस्ट इन्फॉर्मेशन की शक्ल देना या कॉस्ट अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है। तो हम इस कॉस्ट की सबसे पहले डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कॉस्ट कितनी कितनी क्लासेस में फॉल करती है। तो हम शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक पहले कॉन्सेप्ट से जो कि कॉस्ट यूनिट का है। कॉस्ट यूनिट क्या है? इट इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट विद विच द कॉस्ट कैन बी एसोसिएटेड एंड जिसकी मैं प्राइस रख के मार्केट में बेच सकता हूँ और प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकता हूँ। सो दैट इज़ व्हाट द कॉस्ट यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो इधर से ही मिसाल ले लें, ये जो आपका फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है उसका ये डाइस जो है दैट इज़ इट्स कॉस्ट यूनिट, क्योंकि ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके साथ कॉस्ट एसोसिएट की जा सकती है, इसकी कीमत रखी जा सकती है, इसको बेच के इस पर प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है ये एक एसी दैट इज़ बेसिकली अ कॉस्ट यूनिट फॉर दैट पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर, इसके साथ कॉस्ट जोड़ी जा सकती है, प्राइस रख के बेचा जा सकता है। लाइकवाइज चले मैं हाउस होल्ड कंज्यूमेबल्स की बात करूँ, ये जो चॉकलेट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये कैडबरी वाले जो हैं, उनका कॉस्ट यूनिट क्या होना चाहिए? एक चॉकलेट बार होनी चाहिए। ऑल्दो आप मार्केट में जाओगे तो आपको बॉक्सेस मिलेंगे और बॉक्सेस के अंदर वो चॉकलेट्स मौजूद होती हैं, मे बी एक बॉक्स में 12 चॉकलेट्स हो, लेकिन वन बॉक्स इज़ नॉट अ कॉस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इज़ अ चॉकलेट बार। लाइकवाइज जो कैंडीज़ बनाते हैं, कैंडीज़ पैकेट्स की सूरत में आती हैं, लेकिन उसके अंदर एक कैंडी दैट इज़ बेसिकली अ कॉस्ट यूनिट। सो कॉस्ट यूनिट क्या हुआ? आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊँ, वन यूनिट ऑफ अ फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ एन एंटिटी और अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न दैट इज़ योर कॉस्ट यूनिट। अब इसी कॉस्ट यूनिट में क्या क्या लगता है इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर दैट कॉस्ट यूनिट, अब हम उसकी डिस्कशन शुरू करने लगे। सो इसी चक्कर में सबसे पहले मैंने कॉस्ट की क्लासिफिकेशन लिखी है। सबसे पहले हम कॉस्ट की क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू नेचर या फंक्शन वो डिस्कस करने लगे। अभी मैं इस पे भी आता हूँ, ये विद रिस्पेक्ट टू नेचर या फंक्शन क्यों है, ठीक है। चलें, कॉस्ट एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जितनी भी आती हैं उसको बच्चे प्राइमरीली दो सब एरियाज़ में या दो क्लासेस में बाइफिकेट किया जाता है, या तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट होती हैं या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होती हैं। और एक और चीज़ मैं बताऊं, कोशिश ये करनी है बच्चे इस सब्जेक्ट में जहाँ तक हो सके रट्टे से बचना है और कॉन्सेप्चुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। जिन चीज़ों में रट्टे की ज़रूरत है ना, उसका आज मैं जिक्र खैर व्हाट्सएप ग्रुप में कर दूंगा, बस उतने तक के रट्टे को रखना, बाकी ये सब्जेक्ट रट्टे का नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। 5, 6, 7, 8 इससे ज़्यादा नंबर की रिप्रोड्यूस आपसे नहीं करवाएगा इस पेपर के अंदर। बाकी जो 90, 91, 92 नंबर्स हैं वो तमाम बच्चे न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। सो कोई इशू नहीं है, उर्दू में जहन में चीज़ समझ में आती है उर्दू में रखो, चीज़ समझनी है ना कि गोटे लगाने हैं, क्रैमिंग नहीं करनी, ठीक है। चलें, सो समझा करें चीज़ को। अच्छा, कॉस्ट की दो क्लास, सबसे पहले प्रोडक्शन कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कॉस्ट वो जो कि ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्शन रेलेवेंट खर्चे हैं वो तमाम के तमाम प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर क्लासिफाई हो जाएंगे। आसान लफ्ज़ों में इसको याद रखना है तो वो खर्चे जो फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ फैक्ट्री तो नहीं होती ना, और भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका सेलिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल है, 100 और डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो वो खर्चे जो कि प्रोडक्शन के एरिया में हो रहे हैं, वो भले आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो या उसके अलावा फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का एरिया, मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर हो, तो फैक्ट्री के अंदर जितने भी खर्चे हैं वो तमाम के तमाम कहाँ प्लेस हो जाएंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर। बाकी इसके अलावा जितने खर्चे हैं जो प्रोडक्शन रेलेवेंट नहीं हैं वो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर क्लासिफाई हो जाएंगे। अभी हम बात करते हैं उसके ऊपर। चलें, लेट्स मूव फर्दर। प्रोडक्शन कॉस्ट को बच्चे अगर बाइफरकेट किया जाए तो ये फर्दर दो कॉस्ट में क्लासिफाई होता है, या तो डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट होती हैं या इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट होती हैं। डायरेक्ट कॉस्ट वो हैं ऐसी कॉस्ट जिनको मैं डायरेक्टली ट्रेस कर सकता हूं इनटू ईच कॉस्ट यूनिट, कि यार ये इतना खर्चा इतनी मिकदार में और इतना खर्चा हुआ है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दिस वन कॉस्ट यूनिट, दैट इज व्हाट योर डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक, ये बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है। अब इसके अंदर फर्दर 3 एलिमेंट्स की मैं अलग-अलग डिस्कशन करने लगा हूँ। सबसे पहले मटेरियल, और अभी हम जब एक दफ़ा ये कॉस्ट की क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि आपका 3 ही चीज़ों से पाला पड़ेगा पूरी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। वो कौन सी हैं? अभी ठहर जाएं, उस पर बात करेंगे।
मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, यानी कि अगर हम मटेरियल की बात कर रहे हैं इन द कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल बच्चे कौन सा मटेरियल है? ये वो मटेरियल है जो कि डायरेक्टली ट्रेस हो सकता है इनटू ईच कॉस्ट यूनिट। डायरेक्टली ट्रेस होने का क्या मतलब है कि यार ये इतना मटेरियल लगा इस कॉस्ट यूनिट में और ये मटेरियल जो लगा उसकी ये कॉस्ट थी, दैट इज व्हाट डायरेक्ट मटेरियल। जिसकी ट्रेसेबिलिटी मुमकिन, जिसकी ट्रेसेबिलिटी मुमकिन नहीं है ना, इनमें से कोई सा एक एलिमेंट निकाल दो, ट्रेसेबिलिटी खत्म हो जाएगी। यानी कि या तो तुम्हें ये नहीं पता कि ये मटेरियल कितना लग रहा है इस कॉस्ट यूनिट में, या जो मटेरियल लग रहा है उसकी कॉस्ट क्या है, दोनों में से अगर कहीं गड़बड़ हो गई तो ट्रेसेबिलिटी मुश्किल हो जाएगी और मैं इस मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल नहीं कह सकता। सो डायरेक्ट मटेरियल की मिसालें क्या हो सकती हैं? चलो थोड़ा सा पहले अभी इसको और एक्सप्लेन करते हैं आसानी के लिए। ऐसा मटेरियल जो कि आपके कॉस्ट यूनिट का पार्ट बन रहा है उसको इन 99% केसेस में क्या कहा जाता है? डायरेक्ट मटेरियल। किसका पार्ट बन रहा है? कॉस्ट यूनिट का। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन भी है, वो मटेरियल्स जो कि पार्ट तो बन रहे हैं आपके कॉस्ट यूनिट का लेकिन बड़ी नेग्लिजिबल अमाउंट्स में लग रहे हैं, उनको डायरेक्ट मटेरियल नहीं कहा जा सकता। रीज़न क्या है अभी बस जहन में रखें, मैं थोड़ा सा आगे जाकर भी आपको बताऊंगा कि क्यों। वरना आसानी के लिए जो आपके कॉस्ट यूनिट का पार्ट बन जाए वो क्या बन जाता है? डायरेक्ट मटेरियल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी डाइस से ही मैं शुरू कर लूँ, इसमें लगा हुआ जो वुड है इटसेल्फ जो इसके कोर में है, दैट इज़ योर डायरेक्ट मटेरियल। इसी तरह से इसके एक्सटीरियर पे सारे का सारा जो प्लाईवुड लगा हुआ है, दैट इज़ योर। इसी तरह ये जो एसी है इसकी जो पूरी प्लास्टिक बॉडी है इसके अंदर, दैट इज़ योर डायरेक्ट मटेरियल। और उसके अंदर जो भी कंडेंसर वट एवर द मशीनरी आइटम इज इन फैक्ट इंसर्टेड एंड इंस्टॉल्ड इन दिस एसी, दैट इज़ योर डायरेक्ट मटेरियल। ग्लास ऑफ वाटर है, फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास है तो ग्लास इटसेल्फ उसमें जो लगा हुआ है दैट्स अ मटेरियल, दैट इज़ योर डायरेक्ट मटेरियल। ट्रेसेबल है, ठीक है जी। तो दैट विल बी फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ अगर चॉकलेट जो मैंने अभी मिसाल दी उसके अंदर जो कोका पाउडर डाला हुआ है, उसके अंदर जो मिल्क पाउडर है, उसके अंदर जो शुगर है, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? डायरेक्ट। मुझे मालूम है कि कितनी क्वांटम का, कितनी क्वांटिटी का शुगर उसमें मौजूद है और शुगर जितनी मैंने इसमें यूज़ की है उसकी कॉस्ट क्या है। बोथ एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाएबल, सो ट्रेसेबल, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। बात क्लियर है? चल आगे मूव करता है। ये चीज़ें मिल जाएंगी, मुझे पता एक दफ़ा करवा लेने दें फिर मैं आपको किताब पे ले जाऊंगा। लेबर बिल्कुल वही अंदाज जैसे मैंने डायरेक्ट कॉस्ट को ओवरऑल डिफाइन किया है, तो जब डायरेक्ट लेबर की भी बात करेंगे तो कौन सी लेबर? ऐसी लेबर के जिसके घंटों को मैं इजीली ट्रेस कर सकता हूँ विद द कॉस्ट यूनिट कि भाई लेबर ने इतने घंटे लगाए और हर घंटे की क्या कॉस्ट है, दोनों चीज़ें अगेन आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए। तो तब वो लेबर की कॉस्ट क्या बन जाती है? डायरेक्ट लेबर। सबसे आसान समझने का इसका अंदाज क्या? जो मजदूर तबका स्पेसिफिकली उस प्रोडक्ट को बना रहा है प्रोडक्शन फ्लोर में, उसका जो घंटे हैं उस घंटे की कॉस्ट है वो क्या है? डायरेक्ट लेबर में आती है। ये जो सॉकर के मैचेस होते हैं, चाहे फीफा हो जाए या लीग मैचेस होते हैं हो जाए, ये सारा जो फुटबॉल्स होते हैं ये कौन बनाती हैं? ये सियालकोट में ख़वातीन या जो भी आपके प्रोडक्शन प्लांट्स हैं वो करते हैं। तो जो ये जो ख़वातीन है जितने घंटा, फॉर एग्जांपल वो 2 घंटे लगाती है एक फुटबॉल को बनाने में, ठीक है, और उस खातून के साथ एग्री हुआ है कि पर और उसको इतने पे करने हैं। सो द आवर्स ऑफ फीमेल मैन्युफैक्चरर, दैट इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कि एक फुटबॉल में मैं इजीली ट्रेस कर सकता हूं कि डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी लगी है, दैट इज एन एग्जांपल। लाइकवाइज ये जो आपको कपड़ों के ऊपर आर्टिजन वर्क नज़र आता है जो कि एम्ब्रॉयडरी वर्क है, अब डेफिनेटली ये काम अगर फॉर एग्जांपल किसी आर्टिजन से करवाया जाता है और मुझे मालूम है कि एक फिनिश्ड कपड़ा, फिनिश्ड क्लॉथ जो है उसके ऊपर आर्टिजन के कितने घंटे लगते हैं और हर घंटे पे उसके साथ क्या एग्री किया हुआ है मुझे वो मालूम है, सो ट्रेसेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। मैं आर्टिजन की जो वर्क की कॉस्ट है उसको ईजिली ट्रेस कर सकता हूँ किस में? कॉस्ट यूनिट में। सो अगेन दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट लेबर। सो जो मजदूर तबका है जो कि डायरेक्टली आइटम्स प्रोड्यूस कर रहा है उसकी कॉस्टिंग को मैं क्या कह सकता हूं कि वो वाली कॉस्ट क्या है? लेबर की, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है। यानी अगर मैं इन दोनों चीजों को यहां एग्जाम्पलीफाई करूं और थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दूं तो ये देखें, फॉर एग्जाम्पल वो केजी में है, मटेरियल पर यूनिट इनटू कॉस्ट per kg, that will be what? Cost per unit. इसी तरह से अगर मैं ऑर्स की बात करूं, ऑर्स पर यूनिट इनटू रुपीस पर आवर, that will give me what? Cost per यूनिट।
जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि जैसे मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल का मुझे मालूम है कि यार कितने केजी ऑफ वुड लगता है पर यूनिट से मुराद यहाँ पे क्या है, डाइस, दैट इज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। सो कितना लग रहा है, मैं मिसाल ले रहा हूँ कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 kg वुड लगता है पर यूनिट, एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg, दैट्स फॉर एग्जांपल ₹1000। सो इट मेक्स हाउ मच, 1000 पर kg। तो एक यूनिट ऑफ अ फिनिश्ड प्रोडक्ट में बच्चे मटेरियल कितनी कीमत की लगी, 10,000। सो ये दो एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ लग रही है वो उसकी मिकदार और उसकी कॉस्ट। इसी तरह से अगर मैं घंटों की बात करूं, ये तो मैंने बात की मटेरियल की, लेबर की बात करूं, फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल यूनिट, अब यहाँ पे क्या है, फुटबॉल, कितने घंटे लग रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 आवर्स लगते हैं, और उस खातून से फॉर एग्जांपल 2000 तय हुआ है पर घंटे का। सो हाउ मच कॉस्ट इज देयर टू प्रोड्यूस 1 फुटबॉल, उसकी लेबर कॉस्ट क्या है एक फुटबॉल बनाने की, दैट इज 4000। तो ये इन दो आइटम्स की बच्चे हम बात कर रहे हैं, वो रिसोर्स जो इस्तेमाल हो रहा है और उसकी कॉस्ट क्या है। ये दोनों चीज़ें जब आइडेंटिफाइबल हैं, ये चीज़ बताती है कि ट्रेसेबिलिटी है या नहीं है। चलें, इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस हैं, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेसेबल हैं, लेकिन ना मैं इसको मटेरियल कह सकता हूँ, ना मैं इसको लेबर कह सकता हूँ। आज के दौर में ये वैसे काफ़ी कह लो जैसे होता है ना कि नापैद ही हो गया, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी मिसाल जो कि आपको समझ भी आएगी, जो कि दी भी जाती है, वो मोल्ड्स की या डाइस की दी जाती है। ये डाइस का कॉन्सेप्ट है किसी को, ये जो आपकी यूटेंसिल्स बर्तन वगैरह जो बनते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे लेता हूँ कि जो एक बर्तन बनाने वाली जो फैक्ट्री है, तो वो कॉफ़ी सेट बनाता है या टी सेट या डिनर सेट एक बनाता है, वो अच्छा खासा बॉक्स बन जाता है, इट्स अ हैवी वन, जिसमें कोई पता नहीं कितनी प्लेट्स होती हैं और कितने कप्स होते हैं। तो एक उसका कॉस्ट यूनिट क्या होगा, एक कॉफ़ी सेट या एक टी सेट या एक डिनर सेट। तो अगर वो कस्टमाइज्ड किसी ऑर्डर कोई कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है, तो स्पेशली वो एक डाई तैयार की जाएगी सिर्फ उस कॉफ़ी सेट को या डिनर सेट को तैयार करने के लिए। तो ये एक मोल्ड है जो कि किस लिए बनाया गया है, सिर्फ एक कॉस्ट यूनिट को बनाने के लिए। बस एक ही ऑर्डर आया कि भाई एक डिनर सेट बना दें या कॉफ़ी सेट बना दें, तो ये एक कॉस्ट है मेरी उस डाई की। वंस दैट डिनर सेट और कॉफ़ी सेट इज़ रेडी, उसके बाद वो मोल्ड वेस्ट है, ठीक है। अब चूंकि ये काम नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा केसेस में डिजिटल प्रिंटिंग एंड डिजिटल मोल्डिंग का काम हो रहा है, तो इसलिए अब उस तरह की कॉस्ट कम रह गई हैं। हाँ, कुछ हैं अभी भी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं या कुछ छोटी जिसे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, वो कर रही हैं ये काम कि मोल्ड्स पे अभी भी वो काम कर रही होती हैं। तो एक ऐसी चीज़ जो कि बनाई ही सिर्फ इसके लिए गई है, कोई स्पेशल टूल है, कोई स्पेशल इक्विपमेंट है, बनाया ही इसलिए गया है कि यार इस कॉस्ट यूनिट के लिए, उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत कम मिसालें हैं, एक मिसाल थी वो मैंने आपको दे दी, तो वो भी ईजिली क्लासीफाइबल है, एसोशिएबल है, ट्रेसेबल है टू द कॉस्ट यूनिट। तो ये तुम्हारे सामने तीनों मैंने सब क्लासेस प्लेस कर दी हैं, किसकी, डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। ज़हन में रखो, जब जब मैं इसकी डिस्कशन कर रहा हूँ तो यूं ही समझो कि मैं फैक्ट्री में ही खड़ा हूँ और तमाम वो खर्चे तुम्हें गिना रहा हूँ जो कि फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। चलें आए ज़रा सेकंड क्लास पे चलते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्या फ़र्क, यही फ़र्क है। जिन जिन कॉस्ट को मैं ट्रेस नहीं कर सकता इनटू कॉस्ट यूनिट, मैं उसको क्या कहूँगा कि ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जिसकी ट्रेसेबिलिटी मुमकिन नहीं है। आओ ज़रा सबसे पहली मिसाल सब क्लास पे चलते हैं, और वो क्या है, मटेरियल। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको डायरेक्ट मटेरियल की डेफिनेशन दी, और मैंने उस वक्त क्या कहा था आसान लफ्ज़ों में कि यार ऐसा मटेरियल जो कि किसका पार्ट बन जाए जाके कॉस्ट यूनिट का, वो डायरेक्ट है। लेकिन एक्सेप्शन भी है, क्या कि ऐसा मटेरियल जो कि बड़ा नेग्लिजिबल अमाउंट्स में इस्तेमाल हो रहा है, उसको इनडायरेक्ट मटेरियल कहा जाएगा, ठीक है। वैसे तो अगर डिफ़ाइन करना है तो डिफ़ाइन करने का अंदाज़ बड़ा आसान है, वो मटेरियल जिसको ट्रेस नहीं कर सकता मैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है। लेकिन दूसरे अंदाज में स्पेसिफिकली अगर एक्सप्लेन करें तो ऐसा मटेरियल जो कि या तो कॉस्ट यूनिट का पार्ट नहीं बन रहा, वन, या अगर तो पार्ट बन रहा है बड़ी नेग्लिजिबल अमाउंट्स में लग रहा है। मिसाल कोई दे सकता है कि जो फैक्ट्री का ही मटेरियल है, फैक्ट्री में लगा है लेकिन कॉस्ट यूनिट में नहीं लगा जाकर, लुब्रिकेंट्स, ठीक है। अच्छा, और ये तो उसका पार्ट बन रहे हैं ना। मैं तो अभी वो मिसाल आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो पार्ट नहीं बन रहा है मटेरियल। इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल है नहीं बच्चे, वो तो किसी और में जाएगा, यहाँ आएगा। अब मटेरियल जिसको मैं छू सकता हूँ, टेंजिबल है जो। रैपर किस में आना चाहिए वैसे, आपसे पूछ रहा हूँ। आप जब पेप्सी की बोतल ख़रीदने जाते हैं तो क्या आप अपनी झोली आगे करते हैं, किस में डालना है?
क्या बोतल के बगैर एक, यानी कि जो एक्सटर्नल आपका जो बॉटल है उसको, उसके बगैर एक बॉटल कंप्लीट है? नहीं, इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, इट्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर बॉटल, उसके बगैर वो पूरी नहीं है। जो पैकिंग मटेरियल है दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर डायरेक्ट मटेरियल। मुझे मालूम है कि एक बॉटल में कितना पैकिंग मटेरियल लगता है, एक बोतल लगती है, और क्या मुझे उस बोतल की कॉस्ट नहीं पता? पेप्सी वालों को नहीं पता होगी? पता है। दैट्स ट्रेसेबल, डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है। फैक्ट्री का गार्ड मटेरियल है, लाहौर। उसको तो एसेट भी नहीं कह सकते हम लोग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कहते हैं ना कि एसेट तो वो है जो रिसोर्स है जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल है और हमारे कंट्रोल में है, ये एसेट की डेफिनेशन है। ह्यूमन रिसोर्स कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए उसको एसेट भी नहीं लेते, वो तो खर्चा है बेचारा। सर जी स्टेशनरी आइटम्स, मिसाल दे रहा हूँ अभी सर। स्टेशनरी आइटम ऐसी है वो कहीं इस्तेमाल होती है, कहीं कॉस्ट यूनिट में लगती है जाकर? नहीं। कंज्यूमेबल आइटम है, इस्तेमाल होगी प्रोडक्शन फ्लोर के अंदर। इसी तरह एंटरटेनमेंट की आइटम्स, कोई और ना पहुंच जाए एंटरटेनमेंट में, मेरे मकसद है रिफ्रेशमेंट की आइटम्स जो होती हैं, जैसे आपकी जो मिल्क पाउडर्स हैं, जब मजदूर वगैरह को चाय वगैरह बना के देने के लिए, शुगर है या टी बैग्स वगैरह हैं, इस तरह की आइटम। मिसाल दे रहा हूँ आपको, टिश्यू पेपर्स हैं, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हैं तो मटेरियल लेकिन कॉस्ट यूनिट का पार्ट बन रही हैं? नहीं बन रही। तो इनको क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट मटीरियल्स हैं, इस्तेमाल हो गए, कंज्यूम ही हो गए। अच्छा, इसके अलावा जैसे आप बात करते फ्यूल या लुब्रिकेंट्स, ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि कुछ लोग इसको इनडायरेक्ट मटेरियल में क्लासिफाई करते हैं, ये सब्जेक्टिव चीज़ है। कुछ इसको अदर एक्सपेंसेस में ट्रीट कर लेते हैं। जैसे हमारी जो फैक्ट्री है उसमें मशीन है, मशीन के अंदर लुब्रिकेंट्स लग रहे हैं या उसमें फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है जनरेटर्स को रन करने के लिए, तो उसको कह सकते हैं कि ये भी मटीरियल है। कुछ लोग उसको अदर एक्सपेंसेस में भी क्लासीफाई कर रहे होते हैं। तो एक तो ये मिसाल होगी मटीरियल की कि जो पार्ट ही नहीं बन रहा उसका जाके। अच्छा, दूसरी मिसाल जो कि बड़े नेग्लिजिबल अमाउंट्स में चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, लग किस में रही हैं? कॉस्ट यूनिट में। उसको क्यों कहते हैं कि वो इनडायरेक्ट मटेरियल है? उसकी रीज़न ये है कि ये मालूम नहीं होता कि यार ये मटेरियल लगा कितना है इस यूनिट के अंदर, और बाज़ औक़ात कॉस्ट पर केजी या जो भी उसका यूनिट है वो भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। चलो मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे इसी ने एक मिसाल दी है कि इसमें वार्निश इस्तेमाल हुआ है, बड़ी थोड़ी मिकदार में हुआ होगा, ग्लू भी इस्तेमाल हुआ होगा, सिर्फ ये जो स्लैब्स हैं उनको जोड़ने के लिए आपस में ग्लूज़ हैं, या इसी तरह से ये जो एसी है इसके अंदर नट्स एंड बोल्ट्स लगे हुए हैं ना। अब ये कौन सी कंपनी है? ग्री वालों को इसका मॉडल का पूरा मेक उनके सिस्टम में बना नहीं होगा कि ये जो एक एसी बना है इसमें कितने स्क्वायर फीट की ये प्लास्टिक की शीट लगी हुई है और उसके अंदर कील कितने हैं, क्या उनको मालूम नहीं है? सब मालूम है, A to Z सब पता है कि इस पूरे एसी में फॉर एग्जाम्पल 10 कील लगने हैं। अब मसला पता क्या है, इस चीज़ का उन्हें मालूम है कि आपके एक एसी के अंदर कितना मटेरियल लग रहा है। फॉर एग्जांपल 4 नेल्स लग रहे हैं या 10 नेल्स लग रहे हैं पर एसी, लेकिन मसला पता कहाँ आएगा? कॉस्ट पर नेल नहीं मालूम होगी। आपके जो नेल्स होते हैं ना, या आपके जो बोल्ट्स और नट्स होते हैं, ये डजन्स नहीं, ये टनों में परचेज़ किए जाते हैं, ये ट्रक्स में परचेज़ किए जाते हैं, और जो सप्लाई करता है वो भी आपको चार्ज करता है पर टन, पर किलोज, पर फॉर एग्जांपल मनों के हिसाब से चार्ज करता है। अब उसको भी नहीं पता होता कि एक मन में कितने कील हैं, तो कॉस्ट पर नेल कैसे निकाली जाए, मसला आ जाता है, जिसकी वजह से ट्रेसेबिलिटी मुश्किल हो जाती है। मैं नहीं डिफाइन कर सकता कि एक एसी में जो 10 कील लगे हैं 10 कीलों की कॉस्ट क्या है, तो मसला ट्रेसेबिलिटी का है। तो जो नेग्लिजिबल, इसी तरह से देखो, जो एक आम गली के नुक्कर में जो एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, वो जब ये डाइस खड़ा कर रहा है तो किसी स्लैब के अंदर उसने ग्लू थोड़ी ज़्यादा लगा दी, किसी में थोड़ी कम लगा दी, इस तरह से प्लस माइनसेस हो रहे हैं। हाँ, लेकिन जो अच्छी कंपनीज़ हैं जैसे इंटरवुड है, जो कि एक प्रॉपर अच्छी कंपनीज़ हैं, जो कि एक मैकेनाइज्ड फ्लोर के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, मे बी मशीन्स पे करती हूँ, तो वहाँ पे बड़ी कैलकुलेटेड इंसर्शंस होती हैं। तो हो सकता है वही ग्लू डायरेक्ट मटीरियल भी बन जाए कि मुझे मालूम है इतना इस्तेमाल हो रहा है। सो इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग। जब इन दोनों में से कोई सा बच्चे एक एलिमेंट नहीं मालूम होता ना, वो इनडायरेक्ट मटेरियल में चला जाता है, और वो उमूमन ऐसा ही होता है जो कि बड़ा नेग्लिजिबल अमाउंट्स में इस्तेमाल हो रहा हो। तो उसकी इन दोनों में से किसी एक एलिमेंट के ना जानने की वजह से मैं उसको क्या कह देता हूँ? इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है जी, तो ये हमारी मिसाल हो गई किसकी? इनडायरेक्ट मटेरियल की। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इनडायरेक्ट लेबर की। इनडायरेक्ट लेबर अगेन वो लेबर जिसकी कॉस्ट को मैं कॉस्ट यूनिट में ट्रेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल ज़रा अपने जहन में लाएं, कौन से बंदे और हैं जो कि फैक्ट्री के अंदर हैं जिनका भी जिक्र नहीं हुआ और वो लेबर है? गार्ड्स, ठीक, गार्ड्स, मैनेजर्स ठीक है नहीं, इमाम मस्जिद हो सकता है कि वो बाहर हो, मस्जिद फैक्ट्री से बाहर हो।
वो तो फिर यार उस वो तो अगर होता है तो वो तो एक जिसे कहते हैं ना कि वो अपना जो एक लोकल नेटवर्क होता है उसके ज़रिए से पूरी फैक्ट्री में उन्होंने एक इमाम बनाया होता है, वो उसकी जमात में पढ़ लेते हैं। वरना चलो खैर हम ज़रा थोड़ा स्पेसिफिक होकर बात करते हैं ना। जैसे अभी बात की आपने सिक्योरिटी गार्ड्स की है, वो भाई एक साहब कह रहे थे कि प्रोडक्शन मैनेजर है, इसी तरह से फोरमैन होते हैं, इसी तरह से सुपरवाइजर्स होते हैं। ये वो बंदे हैं, फॉर एग्जांपल मैं चलो प्रोडक्शन मैनेजर से शुरू करता हूँ। ये जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसको पहली बात तो ये है कि उसको क्या तनख्वाह जो है वो पर घंटे के हिसाब से मिल रही होती है? नहीं, वो डेली वेजर नहीं होता। वो कौन सा को मजदूर है, वो तो प्रोडक्शन मैनेजर है और ही हैज़ अ वास्ट एक्सपीरियंस बिहाइंड हिम और अच्छी क्वालिफिकेशन होती है। उसको तो सैलरी मिल रही है माहाना बेसिस पे पहली बात, और किस चीज़ की मिल रही है, उसकी जेडी क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। उसने पूरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन प्लानिंग को देखना है, उसने प्रोडक्शन स्केजुलिंग्स करनी है, उसने बाकी के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिल के पूरे साल की बजटिंग प्रिपेयर करनी है। ओवरऑल आपकी प्रोडक्शन प्रेमिसेस को ओवरसी करना ये उसकी जिम्मेदारी है। क्या मैं उसके घंटे के कितने उसके घंटे जो हैं वो इस कॉस्ट यूनिट में लग रहे हैं मैं उसको ट्रेस कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि उसकी सर्विसेज जो है वो कॉस्ट यूनिट लेवल पे नहीं है। उसकी सर्विसेज पता किस लेवल पे हैं? पूरी डिपार्टमेंट लेवल पे हैं। उसकी एक्सपेंसेस या उसकी सर्विसेज कहाँ लग रही हैं? डिपार्टमेंट लेवल पे, ऑन सम हायर लेवल। सो आई कैन नॉट ट्रेस हिज कॉस्ट इनटू द कॉस्ट यूनिट। लाइकवाइज अगर मैं चलो फोरमैन की बात करूं या सुपरवाइजर्स की बात करूं, ये वो सुपरवाइजर्स हैं जो कि किनका काम सुपरवाइज कर रहे हैं? उसी लेबर का जो कि ये कॉस्ट यूनिट्स बना रहे हैं। अब सुपरवाइजर का काम कॉस्ट यूनिट्स बनाना नहीं है, ये ज़हन में रखें। वो तो सिर्फ उनका काम सुपरवाइज कर रहा है, उनकी क्वालिटी इंस्पेक्शन कर रहा है, वो जो कि एक्चुअली प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो एक्चुअली प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी कॉस्ट तो ट्रेसेबल है, लेकिन जो सुपरवाइजर है उसको सैलरी मिल रही है पूरे महीने की इस चीज़ की कि यार ये 9, 10, 12, 13 ये जो वर्क फोर्स नीचे काम कर रही है उनकी क्वालिटी चेक करते रहो। सो अगेन उसका जो उसकी जो सर्विसेज हैं वो भी पूरे डिपार्टमेंट लेवल पे हैं, तो मैं उसके काम को, उसकी कॉस्ट को ट्रेस ईजीली नहीं कर सकता इनटू कॉस्ट यूनिट। ये मत सोचें कि ट्रेस कर तो सकते हैं, उसकी सैलरी को जितने यूनिट्स बन रहे हैं उस पर डिवाइड कर दें, ये कोई रीजनेबल बेसिस नहीं है। ठीक है, सो रीजनेबल बेसिस को मौजूद होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आसान करने के लिए बच्चे वो फैक्ट्री के बंदे, वो फैक्ट्री की वर्कफोर्स जिसको पेमेंट माहाना हो रही है, वो कौन सी स्टाफ होता है आपका? ये सब तमाम, ये सिक्योरिटी गार्ड। क्या सिक्योरिटी गार्ड तो पूरी फैक्ट्री की सिक्योरिटी का ख्याल रख रहा है? क्या मैं उसकी इन सर्विसेज को ट्रेस कर सकता कॉस्ट यूनिट में उसके कितने घंटे लग रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी पे कितने? नहीं, पॉसिबल है नहीं। सो ये भी इनकी पेमेंट माहाना ही होती है सिक्योरिटी गार्ड्स की। तो ये तमाम वो मिसालें हैं कि जो लेबर में फॉल करती हैं और इनडायरेक्ट लेबर है। आखिरी एरिया, जितने फैक्ट्री के बाकी खर्चे बच गए हैं जिसको मैं कहीं क्लासीफाई नहीं कर सकता था, वो यहाँ पे आएंगे। और वो कौन से? फ्लोर एरिया, इलेक्ट्रिसिटी और तमाम यूटिलिटीज़, बिजली, पानी, गैस का खर्चा हो गया, और स्वीपर्स तो यहाँ आ गए ना। इनडायरेक्ट लेबर, जो जेनेटोरियल स्टाफ है वो भी इसी की मिसाल है, इनडायरेक्ट लेबर। क्या जेनेटोरियल स्टाफ ने जितनी सफाई की, क्या उसके घंटे में कॉस्ट यूनिट में ट्रेस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, इनडायरेक्ट लेबर में है। और रेंट, बिल्कुल सही। किस किस का रेंट हो सकता है? फैक्ट्री इटसेल्फ, उसका रेंट हो सकता है। फैक्ट्री के अंदर मशीनरी लगी है, मशीन भी रेंट पे हो सकती है, सो इनके रेंट्स। ठीक है, मशीन की डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, यस, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन बच्चे हो सकती है, मशीन की डेप्रिसिएशन हो सकती है, रिपेयर्स बिल्डिंग की भी हो सकती है, रिपेयर्स मशीन्स की भी हो सकती है। लाइकवाइज इंश्योरेंस हो सकती है, बिल्डिंग की भी हो सकती है, मशीन्स की भी हो सकती है। तो चलो, इसके अलावा फ्यूल के खर्चे जैसे अभी बात हुई थी वो यहाँ भी हो सकता है, क्लासेस को यहाँ भी कर सकते हैं क्लासेस का। अच्छा, हीटिंग एंड लाइटिंग का खर्चा, जो लाइटिंग इटसेल्फ है या हीटिंग का खर्चा, यानी कि पूरी जो प्रोडक्शन प्रेमिसेस है उसको जो कहते हैं ना सेंट्रलाइज्ड हीटिंग एनवायरनमेंट या सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन एनवायरनमेंट, इस चीज़ को इंश्योर करना, ये भी इसी के अंदर फॉल कर रहा होता है। सो मज़े की बात ये कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में से ज़्यादातर खर्चे वो हैं जिसको इसलिए बच्चे इनडायरेक्ट रखा जाता है क्योंकि ये कॉस्ट यूनिट लेवल पे इनकर ही नहीं हो रहा है। ये पता किस लेवल पे इनकर हो रहे हैं? किसी बड़े लेवल पे। सो अब बिल्कुल कॉस्ट सेंटर, ये टेक्निकल वर्ड यूज़ हो गया है, मैं अभी नहीं चाह रहा था उसको यूज़ करना, लेकिन चलें, ये वो बच्चे खर्चे हैं जो कि बड़ा लेवल कौन सा है? उसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर इज़ बेसिकली अ बिगर एंटिटी विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कॉस्ट को इनडायरेक्ट कॉस्ट को पहले कलेक्ट किया जाता है और फिर कुछ प्रोसेसेस से गुजार के हम उसको कॉस्ट यूनिट में एब्जॉर्ब करवाते हैं। हम उसको छोड़ नहीं देंगे कि यार इनडायरेक्ट है, ट्रेसेबल नहीं हो रहा तो भाई छोड़ दो उन कॉस्ट को। नहीं, एब्जॉर्ब तो करना है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है?
प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट स्टेटमेंट कि यार हर प्रोडक्ट जो कि बनाया जा रहा है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या थी। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या ये इनडायरेक्ट खर्चे नहीं आएंगे? बिल्कुल हैं। हम किस में क्लासीफाई कर रहे हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट में क्लासीफाई कर रहे हैं ना। तो कोई ना कोई तरीका तो सर देखना पड़ेगा। सो ये इनडायरेक्ट खर्चे वो हैं कि जिनको पहले कलेक्ट किया जाता है किसी बड़े लेवल पे, कॉस्ट सेंटर लेवल पे, उसके बाद कुछ स्टेप्स लेके हम इसको एब्जॉर्ब करवाएंगे किसके अंदर? कॉस्ट यूनिट्स में, ताकि अल्टीमेटली हम प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट कर सकें। और इसका एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है, उसका नाम है ओवरहेड्स। मेरा ख्याल है आपका तीसरा या चौथा चैप्टर है, हमने वहाँ पे यही स्टेप्स पढ़ने हैं। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछें। फोरमैन एक एडिशनल लेयर होती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। उमूमन वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी काफ़ी बड़ी होती है तो वो फिर लेयर्स ऐसे रखते हैं कि सबसे ऊपर फोरमैन होते हैं। फोरमैन जो है वो सुपरवाइजर्स को सुपरवाइज करते हैं। सुपरवाइजर्स आगे फर्दर लेबर स्टाफ जो होती है जो कि एक्चुअल प्रोडक्शन कर रही होती है वो उसको सुपरवाइज करते हैं। कॉस्ट यूनिट का लेट आयो। कॉस्ट यूनिट क्या है? फिनिश्ड प्रोडक्ट का एक यूनिट जिसके साथ कॉस्ट जोड़ी जा सकती है, स्मॉलेस्ट, और जिसको कोई प्राइस रख के मार्जिन पे बेचा जा सकता है। जैसे मैंने बताया जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है ये डाइस उसका कॉस्ट यूनिट है जिसको, और ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, इससे छोटा है इसको मैं क्या करूँ? नहीं, मुमकिन नहीं है। इसके साथ कॉस्ट भी जोड़ सकता हूँ, इसकी प्राइस भी रख सकता हूँ और मार्केट में बेच के प्रॉफिट। ठीक है ना। इसी तरह से ये फ़ैन जिसका है GFC वालों का है, GFC वालों का ये कॉस्ट यूनिट है। ग्री का ये AC जो है ये एक AC उनका एक कॉस्ट यूनिट है, इसको बेच के तो आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट विद विच कॉस्ट कैन बी एसोसिएटेड। चलें आगे, चलें। अच्छा, ये तो मैं अब फैक्ट्री से बाहर आ गया हूँ, अब प्रोडक्शन कॉस्ट ख़त्म है। अब मैं आ रहा हूँ नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट पे। मेरा ख्याल है इसमें आप लोग खुद कफ़ील हैं, मुझे इनपुट दे सकते हैं। क्या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हो सकती है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, यानी कि आप इनकम स्टेटमेंट पे आ जाओ, बाकी खर्चे बिल्कुल सेलिंग एंड, यार वेजेस हो गई हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन एक्सपेंसेस, और भी कुछ हैं आपके एरिया की फेवरेट चीज़ फाइनेंस कॉस्ट, फिर अदर चार्जेस भी होते हैं, काफ़ी चीज़ें। यानी कि जितने भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके इदारे के खर्चे जो प्रोडक्शन रेलेवेंट नहीं है वो तमाम यहाँ पे आ जाएंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो तुम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, जो तुम एड्स देते हो, अब GFC जो अपनी एड्स बनाता है और उसके जो खर्चे हैं उस एड्स के वो तमाम उसमें आएंगे। आपने फॉर एग्जांपल अपनी सेल्स टीम रखी हुई है जो कि फॉर एग्जांपल डोर टू डोर सेलिंग करते हैं और आपने उनको जो उनकी सैलरीज हैं या जो भी रेम्यूनरेशन रखी हैं, तो सेल्स टीम का जो भी खर्चा है वो कहाँ पे आ रहा है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का वो डिपार्टमेंट है जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बच्चे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कहीं पे कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस की ज़रूरत है ये कर रहे होते हैं। आपका जेनिटोरियल स्टाफ है जो कि अदर देन दैट ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, सारी की सारी लैंडस्केपिंग से मुराद ये जो अपकीप ऑफ द ग्रीनरी ऑफ द प्रेमिसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस तुम देखोगे कि जहाँ पे उनका सामने फ्रंट में बहुत बड़ा जो है वो ग्रीन एरिया होता है, तो उसकी अपकीप सारे का सारा वो यही देख रहा होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस देखना, और भी 100 छोटी छोटी चीज़ें हैं, ओवरहॉलिंग होती है चीज़ों की। सो ये तमाम काम सपोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट देता है। फाइनेंस कॉस्ट, the interest cost on the finance that you have raised for your organization, primarily that is debt, loan, जिक्र होगा नहीं आपके साथ नहीं होगा, MFA वालों के साथ होगा। चले खैर, अदर चार्जेस, और कौन कौन से चार्जेस बचते हैं? लॉस ऑन डिस्पोजल, ठीक है, कोई भी और इसके अलावा खर्चे हैं, बहरहाल वो कहाँ पे आ रहे हैं? अदर चार्जेस में। तो ये टोटल कॉस्ट जो है इसकी क्लासिफिकेशन है। इंटरेस्टिंगली अब आपको शायद समझ आ भी जाए कि ये विद रिस्पेक्ट टू नेचर या विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन क्यों है। ये विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन इसलिए है कि अब तमाम खर्चों को देखो, क्या हमने ये सारी क्लासिफिकेशन फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के हिसाब से नहीं की हुई? तुम जो इनकम स्टेटमेंट भी बनाते हो ना, उसकी भी दो अप्रोचेज होती हैं, एक विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर होती है शायद, और एक विद रिस्पेक्ट टू नेचर या फंक्शन होती है। तो हमारी इनकम स्टेटमेंट भी ऐसे बनती है। सबसे पहले क्या आता है? सेल्स में से क्या लेस करते हो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके अंदर सारी कॉस्ट कौन सी होती है? वो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो, उसके बाद सारे ये खर्चे लेस करते हो, यही करते हैं ना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर एडमिन होता है, फिर फाइनेंस कॉस्ट, फिर अदर चार्जेस, फिर नेट प्रॉफिट पे पहुंच जाते हैं। बीच में अदर इनकम भी आती है, लेकिन बहरहाल हम तो खर्चों की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कोई सवाल? चलो आओ ज़रा किताब पे आओ, पेज नंबर 2 पे आ जाओ।
गए? देखो जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने कंपेयरिंग द अकाउंटिंग सिस्टम्स की बात की थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये तुम्हें आधे सफ़े पे डिस्कशन मिल रही है, जाके उसको पढ़ लेना, समझ आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से जो आज हमने डिस्कशन किया, कॉस्ट यूनिट तुम्हें नज़र आ रहा है, उसके बाद कॉस्ट क्लासिफिकेशन, ये तमाम डिस्कशंस, डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस, नोट्स हैं, और इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सारी डिस्कशन जो कि की है यहाँ तक आपको 1.5 सफ़े पे मिल रही है। यू कैन ईजिली रीड इट आउट। और मैं चलें आज मुझे कोई अगर रिमाइंड करवा दे, मैं जाते ही पहले थ्योरी की चीज़ें आपसे शेयर करूं। बहरहाल ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, ये समझने के लिए बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि आगे हम जो अगली कॉस्ट की क्लासिफिकेशन पढ़ने लगे हैं ना, उसको समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जिसकी एप्लीकेशन आगे चलनी है ना, वो वाली कॉस्ट है, कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। इसका एंड तक आपके साथ जिक्र चलना है और इसने आपकी जान नहीं छोड़नी इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको डिस्कशन मिल जाएगी। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट समराइज कर दूं यहाँ पे। बच्चे आपकी जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है ना, दीज आर कॉल्ड एज, ओ यस, प्राइस नहीं मामा, प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। सो इफ यू ऐड ऑल योर डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, दोज विल बी कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। अच्छा बच्चे, डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा जितने भी खर्चे हैं ये तमाम इनडायरेक्ट हैं, ज़हन में रखें। ये तो इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट हमने डिस्कस कर लिया, ये भी इनडायरेक्ट है। वो वाले खर्चे जो फैक्ट्री में होके भी ट्रेस नहीं हो रहे, तो जो फैक्ट्री से बाहर हो रहे हैं वो कैसे ट्रेस हो सकते हैं कॉस्ट यूनिट में? ये भी इनडायरेक्ट है, ये भी इनडायरेक्ट है। जितने भी बच्चे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ओवरहेड्स का, ठीक हो गया। इसको कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स, क्योंकि है तो ओवरहेड्स ही, लेकिन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये कौन से हैं? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो ये भी जिक्र आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पेज 4 पे है मेरे ख्याल है, हाँ ये बॉक्स बना हुआ है, आगे जाके आपको नज़र आएगा। पेज नंबर 4 पे नोट है कि इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट जनरली कॉल्ड एज ओवरहेड्स, और बाकी प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बात हुई हुई है। एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बाइफरकेशन के लिए, उसको ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं। ये कुछ खर्चे हैं और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ताकि एक दफ़ा एक नॉलेज एप्लीकेशन हो जाए। क्या कहता है? कहता है फॉलोइंग कॉस्ट आर इनकर्ड बाय फैक्ट्री ऑन द प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल कबर्ड्स। जी, लेबरर्स वेजेस डायरेक्ट, वैसे तो नीचे लिखा हुआ है लेकिन चलें। 2 सिंथेटिक वुड, सिंथेटिक से मुराद है एक आर्टिफिशियल वुड है, ज़ाहिर है वुड ट्रेसेबल होता है आपके इस कबर्ड के अंदर, इट्स अ डायरेक्ट कॉस्ट। पावर कंजम्पशन इनडायरेक्ट, बिल्कुल, क्योंकि देखो पावर, बिजली का खर्चा, ये बिजली का खर्चा इनडायरेक्ट क्यों है यार? बिजली जो इस्तेमाल हो रही है वो तो पूरी फैक्ट्री के लिए इस्तेमाल हो रही है। मैं अब बिजली को ट्रेस करना कि एक कॉस्ट यूनिट में बिजली के कितने यूनिट्स लगे, बहुत मुश्किल काम है। एक पिछले टाइम में मुझे याद है किसी बच्चे ने कहा था कि सर अगर हर मशीन पे सब मीटर लगा दिया जाए और मैं ट्रेस करने पे, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप मुझे कहो कि एक हिसाब में कितनी क्लास होंगी, कितनी क्लासें होंगी, 10-12 होंगी फॉर एग्जांपल, हर क्लास में मैं एक सब मीटर लगा दूं। हमारे यहाँ पे तो दूसरा तीसरा सब मीटर लगाने में अजाब पड़ जाता है। आगे जाके डिस्कस करेंगे, बिजनेस में जो फैसले होते हैं ना वो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस की बेस पे होते हैं। बात चीज़ों की कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, बंदा कहता है यार मैं सिर्फ ट्रेसेबिलिटी के लिए इतने मीटर लगाऊँ, बाढ़ में गया मैं वैसे कर लूँगा अब्जॉर्प्शन। सो ये चीज़ें भी देखनी होती, ठीक है। सो बिजली बेसिकली पूरे आपकी फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रही है, और फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलहदा है, फिर पता नहीं फैक्ट्री में कितनी मशीनें हैं जो इस्तेमाल कर रही हैं, मशीनें आगे से प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो कैसे मुमकिन है कि मैं बिजली के खर्चे को ट्रेस कर लूँ? चलो चौथा, ग्लास ट्रेसेबल, ट्रेसेबल डायरेक्ट है। नेल्स एंड स्क्रूज इनडायरेक्ट। फैक्ट्री इंश्योरेंस इनडायरेक्ट, ट्रेसेबल नहीं है। हैंडल्स, लॉक्स एंड हिंजेस इनडायरेक्ट। डायरेक्ट है यार, हैंडल मुझे नहीं पता, एक हैंडल लग रहा है यार एक कबर्ड में, कबर्ड है, कबर्ड्स बना रहे हैं आप, एक हैंडल है तो इट्स ट्रेसेबल। लॉक्स मुझे पता है एक ही लॉक लगना है, 5-6 थोड़े लगने हैं। हिंजेस, हिंजेस क्या होते हैं? कब्जे, कब्जे दरवाज़ों में जो कब्जे लगते हैं, कबर्ड के दरवाजे में जो कब्जे लगते हैं साइडों में। अच्छा वुड, ये तो वही चीज़ हो गई। सुपरवाइजर सैलरीज इनडायरेक्ट, इट्स एन इनडायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री डेप्रिसिएशन बिल्कुल। वार्निश, ग्लू एंड पेंट्स इनडायरेक्ट। अगेन सब्जेक्टिव है, मैंने आपको बात की है, ज़्यादातर किताब के अंदाज में एकेडमिकली इसको इनडायरेक्टली ट्रीट किया जाता है, क्योंकि यूजुअली इसका ट्रेस रखना मुश्किल होता है कि कितने लगते हैं हमारे इस कॉस्ट। कॉस्ट बच्चे मुश्किल हो जाती है, वो मैंने रीज़न इसलिए बताई थी वहाँ कि यार हर नेल की या हर स्क्रू की कॉस्ट क्या है, क्योंकि वो परचेज़ किया जाता है टन्स के हिसाब से, तो हर नेल या स्क्रू कितने का है वो जानना मुश्किल हो जाता है, इस वजह से उसको करते हैं। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी इनडायरेक्ट। ओके, यहाँ तक कोई सवाल किसी का बच्चे हो तो बताओ।
हाँ कर लें। ये भी मुझे ना बता दिया करो कि मैं एक दफ़ा लिख लूँगा, फिर आई विल गिव यू द टाइम, नोट करना है नोट कर लें। मैं कहूँगा कि इसको बेहतर है अगर, क्योंकि अब स्मार्टफोन सबके पास हैं, स्मार्टफोन पे ले जाया करो। उसके बाद चाहे सवाल हो वो या लेक्चर हो वो, उसके बाद आप उसको कॉपी पे उतारा करें। उसका अंदाज़ क्या हो कि जो क्लास में सवाल हुआ है ना, अब जब घर में जाएँ तो आप उसको नोट ना करें जैसे कि 5वीं 6वीं किताब क्लास में आप करते थे, आप उसको सॉल्व करें। वाई नॉट रिपीट द क्वेश्चन, ताकि इसी बहाने आपका वही सवाल रिपीट भी हो जाएगा, आप उसको सॉल्व भी कर लेंगे, और जो आपको होम असाइनमेंट्स एडिशनली दी जाएंगी वो भी आप जाके करें। तो ये आपके लिए डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। आई विल रिकमेंड कि ये कर लें, नोट करना नोट कर लें, मैं आपको रोकता नहीं, जैसे आपको बेहतर लगता है। अच्छा ये वाली बात करो, नहीं ये वही है जो कि आपका सिलेबस है और इसी में से ही आना है, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। लेकिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मेरी अपनी सेल्फ ऑथर्ड है। वो मैंने बताया था कि जिस अंदाज में, अब ये चीज़ें आपको किताब में ICAP स्टडी टेक्स्ट में नहीं मिल रही, लेकिन दैट इज़ द बेसिस ऑफ योर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, लेकिन किताब में जिक्र नहीं है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लेक्चर नोट्स जो हैं जो मैं करवाऊँगा वो आपको उस अंदाज में स्टडी टेक्स्ट में नहीं मिलेंगे, तो वो इसी तरह से मैंने यहाँ पर उसको प्लेस किया हुआ है ताकि आपको फैसिलिटी अवेलेबल हो जाए। मिटा दूँ? चलो बहरहाल मैं इसको ये लिखे रहने देता हूँ, ये मिटा देते हैं। ले सर, कॉस्ट की क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर, द सेकंड क्लास। व्यू करने में तो मसला नहीं है, ये फॉन्ट साइज़ ठीक है, क्योंकि सवाल आगे जाके बड़े फैल जाएंगे, तो ज़रा इसकी आदत भी मैं ज़रा एक दफ़ा चेक कर लूँ आपको कि इतना मेरा ख्याल है फॉन्ट साइज़ ठीक है, लास्ट टाइम भी सही था। चलें, विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर, ये बिहेवियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वॉल्यूम के साथ रिलेट करते हैं कि यार यूनिट्स बढ़ाने या कम करने से ये कॉस्ट कैसे बिहेव करती हैं। तो उस अंदाज में उन्हीं कॉस्ट को जिसको मैं अभी जिक्र करके आया हूँ ना, एक और अंदाज में सिर्फ क्लासिफाई किया जा रहा है। अभी हम इसको रिलेट भी करेंगे आपस में। तो इस हवाले से दो क्लासेस तुम्हें नज़र आएंगी, एक वेरिएबल कॉस्ट हैं और एक आपकी फिक्स कॉस्ट हैं। मेनली ये दो हैं, ये दो एडिशनल हैं, अभी जब तक हम इसको डिस्कस नहीं कर लेंगे तब तक हम इस पर नहीं आएंगे। जी सर, वेरिएबल कॉस्ट क्या है? जो वेरी करती हैं, आसान करने के लिए वो खर्चे जो कि वेरी करते हैं विद द यूनिट्स, विद द वॉल्यूम। जो जो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा ये कॉस्ट बढ़ती जाएंगी, जब जब वॉल्यूम को घटाया जाएगा तो ये कॉस्ट रिड्यूस हो जाएंगी। अच्छा, लेकिन फिक्स कॉस्ट कौन सी हैं? अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट को एक्सप्रेस करने का एक और भी अंदाज़ा है, इसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंक्रीमेंटल या मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि वो कॉस्ट जो कि एडिशनल इन नेचर है। जब जब नया यूनिट बनाऊंगा इस कॉस्ट ने इनकर होना है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं क्लासीफाई करता हूँ, इसको उसके साथ रिलेट करता हूँ। जैसे मटेरियल, जब एक नया यूनिट बनाऊंगा क्या मटेरियल लगेगा ना? यस, मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट। जब एक यूनिट बनाऊंगा तो मजदूर का घंटा लगेगा और उसका कॉस्ट जो है दैट इज द variable cost. So direct labor cost is an example of variable cost. Material cost is an example of variable cost. और भी चीज़ें हैं। So वो खर्चा जो कि तब राइज होना है जब जब एक यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट तैयार होगा। और टोटलिटी में जब बात करते हैं तो ये वो खर्चा है जो कि हर नया यूनिट बनाने पे इसने बढ़ना है। 2 यूनिट्स बनाओगे तो डबल खर्चा, 3 यूनिट्स बनाओगे तो 3 गुना खर्चा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? इट इज़ दैट कॉस्ट that does not vary with the change in activity level, लेकिन up to a certain activity threshold, या आसान लफ्ज़ों में कहना है in the short run, in the long run कोई cost fix नहीं होती। अभी इस पे बात करते हैं। So fixed cost वो है जो कि बड़े या कम हो मेरे यूनिट्स, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। So ये हमारी कहलाती है फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये जो मैंने अभी दोनों बातें की है ना, कि वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज करती है विद चेंज इन एक्टिविटी लेवल, और फिक्स कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करती। ये मैं बात कर रहा हूँ टोटल के लिए।
टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है जो कि इंक्रीज हो रही होती है या डिक्रीज हो रही होती है विद एक्टिविटी लेवल, और ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है जिसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड होती है इन द शॉर्ट रन। और जरा मैं इसको मिसाल से समझाऊं। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि चलो इसी डाइस की बात कर लेते हैं। ये डाइस मेरा कॉस्ट यूनिट है। इस यूनिट में इसको एक को बनाने के लिए फॉर एग्जांपल मटेरियल कितना लगा, मैं मिसाल ले रहा हूँ कि 10 चलो वो ज़्यादा हो जाएगा, 4000 रुपये की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर एग्जांपल 1000 की लगी, और कुछ और भी अदर एक्सपेंसेस हैं। ये तमाम मिसालें मैंने किसकी दी हैं? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कि एक डाइस को बनाने में कौन कौन सा वेरिएबल खर्चा आया। ये वेरिएबल ही तो है, हर डाइस बनाऊंगा तो क्या मटेरियल का खर्चा नहीं आएगा? सर बिल्कुल आएगा, ये उसका खर्चा मैंने यहाँ गिनवाया आपको, ठीक। और फिर डायरेक्ट लेबर और भी कुछ अदर एक्सपेंसेस हैं, कुछ थोड़ी देर रुक जाए मैं फिर उस पर बात करता हूँ। तो ये एक डाइस बनाने में जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है वो पता कितनी है? 5500, ठीक। अब ये 5500 अपनी जगह पे रहेगी भाई। जब जब एक डाइस बनाऊंगा तो कितना खर्चा आएगा? 5500। अगर मैंने बच्चे एक यूनिट तैयार किया है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी बन गई? 5500। बिल्कुल ऐसा ही। मैं 2 बनाता हूं तो क्या दूसरे के ऊपर कॉस्ट चेंज हो जाएगी? नहीं, 5500 ही रहनी है। टोटल कहां पे गई? 11000। लाइकवाइज अगर फॉर एग्जांपल मैं तीसरा भी यूनिट बनाता हूं, क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगी? नहीं, लेकिन टोटल कहां पे चली जाएगी? 16500। सो ये देखो, ये जो मैं डिफाइन कर रहा था वेरिएबल कॉस्ट को, क्या कि भाई जो जो यूनिट्स बढ़ते जाएंगे ये कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। ये मैं बात किसकी कर रहा था? टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। जहां तक पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का ताल्लुक है, यूनिट्स बढ़ा रहा हूं, क्या वो चेंज हो रही है? नहीं, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट वहीं रहती है। लेकिन अगेन इन द शॉर्ट रन, इन द लॉन्ग रन हर चीज़ इन्फ्लेट होती है भाई। आजकल तो हमारे दौर में तो 2-2 हफ्ते बाद इन्फ्लेशन हो रही है, क्या ख्याल है? सो इन द लॉन्ग रन कोई भी कॉस्ट अपनी जगह पे कायम दायम नहीं होती। लेकिन एकेडमिकली चीज़ को समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज फिक्स्ड, इट डज नॉट वेरी। टोटल होती है जो वेरी होती है। इसी तरह से मैं अगर फिक्स्ड कॉस्ट की बात करूं, ये भी जो मैं बात कर रहा था ना कि फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल, ये मैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। पर यूनिट में ये ट्रेंड नहीं होता। और ज़रा इसको भी स्टडी करते हैं। देखो जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, फिक्स्ड कॉस्ट का ताल्लुक है एक प्रोडक्शन प्रेमिसेस से, एक प्रोडक्शन फैसिलिटी से। मैं आसानी के लिए आपके साथ मिसाल रखता हूँ कि आप एक फैक्ट्री चला रहे हो और उस फैक्ट्री को आपने रेंट पे लिया हुआ है और वही उसकी फिक्स कॉस्ट है। मैं आसानी के लिए रख रहा हूँ, जो फैक्ट्री का जो रेंट है दैट इज़ द ओनली फिक्स्ड कॉस्ट एंड दैट इज़ ₹1 लाख, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। और उसके बच्चे जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल 1000 यूनिट्स। जब जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि मैं 1000 यूनिट्स तक बनाऊं तो मैंने इतनी प्रोडक्शन प्रेमिसेस अपने पास रखी हुई है जिसकी कैपेसिटी 1000 है और इसका मुझे रेंट पड़ता है। ये जो फिक्स कॉस्ट है इसको ना डिफाइन करने का एक और भी अंदाज़ है। ये वो वाली कॉस्ट होती है जिसका ताल्लुक पीरियड के साथ है, यूनिट के साथ नहीं है। एक पीरियड लैप्स होगा, ये खर्चा होगा, मुझे वो खर्चा पे करना पड़ेगा। रेंट इसकी मिसाल है, इंश्योरेंस इसकी मिसाल है। इसी तरह से रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टू सम एक्सटेंट कह सकते हैं। डेप्रिसिएशन जो कि स्ट्रेट लाइन बेस्ड होती है, जब एक पीरियड गुजरेगा डेप्रिशिएट हो जाना, उसने ये थोड़ी देखना कि यूनिट बना या नहीं बना, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ। तो ये मिसालें हैं किस चीज़ की कि ये फिक्स कॉस्ट है, इसका ताल्लुक किसके साथ है? पीरियड के साथ। सैलरीज, पीरियड गुजरेगा, मैंने तो माहाना सैलरी देनी है चाहे कोई यूनिट भी ना प्रोड्यूस किया हो। ये कोविड में जो हुआ बेचारों के साथ, कहाँ प्रोडक्शन होती थी लेकिन जो सैलरियाँ थी वो दी जाती थी। इसी वजह से तो डाउन साइजिंग हुई है कि यार बानी कुछ नहीं रहा तो हमें सैलरियाँ देनी पड़ रही हैं, तो लोगों को ले ऑफ करना शुरू करें। 12 बात कहीं और चली जाएगी। तो मेरी एक फैक्ट्री है, उसका एक ही फिक्स कॉस्ट का खर्चा है और वो क्या है? रेंट। मिसाल दे रहा हूँ 1 लाख और प्रोडक्शन कैपेसिटी 1000 यूनिट्स है। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं इस प्रोडक्शन कैपेसिटी को कितना इस्तेमाल करता हूँ। मैं अगर 1 यूनिट बनाता हूँ, क्या ये खर्चा चेंज होगा? नहीं, ये तो अपनी जगह पे कायम रहेगा। इसका भी मैं वैसा ही स्केड्यूल बनाता हूँ। ये देखो, इसको ज़रा ऐसे लिख लेते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यूनिट्स, अगर ये कह लें, इसको बी कह लें, तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट को स्टडी करते हैं ज़रा।
सर जी मेरा टोटल खर्चा कितना है फिक्स्ड कॉस्ट? 1 लाख। अगर मैं 1 यूनिट बनाता हूँ तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 1 लाख। यानी सारी की सारी कॉस्ट ऑफ 1 लाख वो किस पे एब्जॉर्ब हो गई है? उसी 1 यूनिट के ऊपर ही। अगर मैं फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स बना लेता हूँ तो टोटल कॉस्ट तो वहीं की वहीं रहेगी। रेंट क्या चेंज हो जाना उसकी वजह से? नहीं। यही 1 लाख अब फ़र्क क्या है? कितने यूनिट्स के ऊपर एब्जॉर्ब हो गई है? 10 यूनिट्स के ऊपर, सच दैट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 10,000। अगर मैं फॉर एग्जांपल 100% कैपेसिटी यूटिलाइज कर लेता हूं और मैं 1000 यूनिट्स बनाता हूं तो फिर इस केस में आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कहां पे आ जाएगी? 100 पे। तो बच्चे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ट्रेंड ये है कि अप टू अ सर्टेन एक्टिविटी थ्रेशोल्ड, जो कि हमारी यहाँ पे एक्टिविटी थ्रेशोल्ड कितनी है, लिमिटेशन कितनी है? 1000। इस तक टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वही रहती है, उसने कभी चेंज नहीं होना होता। लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है ना वो रिड्यूस होती चली जाती है। ये इसका पैटर्न है, ये इसका ट्रेंड है। लेकिन अगेन ये जो मैंने अभी बात की है ना, फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी फिक्स नहीं रहती। इन द लॉन्ग रन ये क्या हो जाती है? स्विच होगी, चेंज होगी। वो पता क्यों होगी? क्योंकि नहीं, इन्फ्लेशन नहीं, उसकी रीज़न ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी मार्केट बड़ी होती है, वसी होती है, तो फिर कस्टमर्स ज़्यादा ऑर्डर्स लेके आपके पास आते हैं, तो ज़ाहिर है इस प्रोडक्शन प्रेमिसेस में आपका गुजारा नहीं होता, आपको एक्सटेंड करना पड़ता है और प्रोडक्शन प्रेमिसेस लेनी पड़ती है। तो फिर क्या फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल। आपको मजीद प्रोडक्शन कैपेसिटी की तरफ जाना पड़ेगा, उसकी एक अलग फिक्स कॉस्ट होगी। सो इन द लॉन्ग रन नो कॉस्ट स्टेज फिक्स्ड। इन्फ्लेशन भी होता है लेकिन दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। मेन रीज़न क्या होती है कि आपको प्रोडक्शन फैसिलिटी को एनहांस करना पड़ता है, आपको मज़ीद फिक्स कॉस्ट को बियर करना पड़ता है। सो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, और वो पॉइंट ये था कि बच्चे टोटल वेरिएबल कॉस्ट इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद एक्टिविटी लेवल, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट रिड्यूसेस। अच्छा आए, मैं इधर ये भी आपको रोकता हूँ और अब ज़रा थोड़ा सा रिलेट करते हैं इन दोनों खर्चों को आपस में। ये जो मैंने कॉस्ट की डिस्कशंस आपके साथ की हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, इनमें से कौन सी वेरिएबल हैं और कौन सी फिक्स्ड हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं, नॉन प्रोडक्शन को भी डिस्कस करते हैं। चलें आए ज़रा देखते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट, इसको मैं क्या कहूँ, वेरिएबल या फिक्स्ड? तमाम वेरिएबल हैं। खुद सोचो, अभी बल्कि मैं डिफ़ाइन करके आया हूँ। मटेरियल, जब एक नया यूनिट बनेगा मटेरियल का खर्चा उसमें आएगा, वुड इस्तेमाल होगी। जब एक यूनिट बनाऊंगा तो ज़ाहिर है मजदूर काम करेगा, उसका खर्चा इस पर लगेगा। कोई अदर एक्सपेंस था, फॉर एग्जांपल मोल्ड बनाया, जब एक नया कॉफ़ी सेट, वो जो मैं मिसाल दे रहा था, या टी सेट बनाऊंगा तो एक नया मोल्ड मुझे लगाना पड़ेगा, ये खर्चा। तमाम डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट आर व्हाट? वेरिएबल, नंबर 1। उसके बाद यहाँ पे आ जाए इनडायरेक्ट कॉस्ट, मटीरियल, दीज आर यूजुअली वेरिएबल, यूजुअली वेरिएबल। जैसे नट्स एंड बोल्ट्स, ठीक है मैं इसको ट्रेस नहीं कर सकता, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, लेकिन वेरिएबल तो है ना। जब नया यूनिट बनाऊंगा नट्स एंड बोल्ट्स उसमें इस्तेमाल होंगे, दोज विल बी वेरिएबल कॉस्ट। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर जो ये मिसाल दे रहा था भाई कि फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स हैं, भाई जब जब आपकी ये मशीनरी चलेगी और प्रोडक्शन होगी तो साथ साथ फ्यूल का इस्तेमाल रहेगा। तो फ्यूल या लुब्रिकेंट्स, इवन बिजली भी, वो ऑर्गेनाइजेशंस बच्चे जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होती हैं, वहाँ पे बिजली का सबसे बड़ा इस्तेमाल किस चीज़ पे हो रहा होता है? मैन्युफैक्चरिंग पे। ठीक है, बिजली वहाँ भी लग रही होती है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग काम नहीं हो रहा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी उसी फैक्ट्री में है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी उसी फैक्ट्री में है, लेकिन सबसे बड़ा चंक किस में इस्तेमाल हो रहा होता है? प्रोडक्शन में। तो बिजली भी वहाँ पे क्या तस्लीम की जाती है कि वो क्या है? वेरिएबल। ऑल दो बिजली ने अदर एक्सपेंसेस में आना है। ठीक है, वैसे मेरे जहन में फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट से बात आ गई। सो यूजुअली मटेरियल वेरिएबल होते हैं। मैं यूजुअली क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बाकी आइटम्स भी हैं जिनको शायद मैं यूनिट्स के साथ रिलेट नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ना, स्टेशनरी है। अब स्टेशनरी तो कंज्यूम होनी है, कह सकते हैं कि यार जब ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तो मशीनरी लगेगी ना, लेकिन फिर भी मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं कह सकता इसका यूनिट्स के साथ, इसलिए मैं यूजुअली का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, वेरिएबल या फिक्स्ड? फिक्स्ड भाई। ये मैंने आपको बताया कि वो खर्चे जो कि महीना गुजरेगा तो आपने उसको पे कर देना। तो ये सारे के सारे फिक्स खर्चे हैं, इसका प्रोडक्शन के साथ लेना देना नहीं है। प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी, फोरमैन की सैलरी, सुपरवाइजर्स की सैलरीज जो कि महीने के हिसाब से हैं। सॉरी, वो क्वांटम बढ़ेगा ना, वो तो वही बात है, वो जो मैं बात कर रहा हूँ। इन द लॉन्ग रन प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो मैं मजीद बंदे रखूँगा, उन्हीं की सैलरी नहीं बढ़ा दूंगा। इतना अच्छा नहीं है कोई इदारा, कम ही होते हैं उनकी, बेचारों के इंक्रीमेंट लगते हैं साल बाद। चलो अदर एक्सपेंसेस, हाँ इस पर जिक्र कर लेते हैं जो बाकी चीज़ें बच गई। बिजली, तो बिजली ज़्यादातर
वेरिएबल समझी जाती है। लेकिन देखो ये बिजनेस टू बिजनेस भी वेरी करता है। जैसे तुम मुझे खुद बताओ, ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर है जहाँ पे तुम जाते हो, अगर फॉर एग्जांपल किसी वजह से आज डिपार्टमेंटल स्टोर में कोई बंदा नहीं आया, क्या वो डिपार्टमेंटल स्टोर बंद करके बैठ जाएंगे? नहीं, चलता रहता है वो तो तभी चलेगा। सो बिजली का खर्चा तो आता है, बात समझ रहे हैं? तो वहाँ पे बिजली का खर्चा क्या तस्लीम किया जाता है? बिजनेस टू बिजनेस इट वेरीज। इसलिए मैंने यहाँ पे तुम लोगों को पहले बताया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं वहाँ पे बिजली का सबसे बड़ी खपत इस्तेमाल किस में होती है? प्रोडक्शन में, इसलिए वहाँ पे वेरिएबल समझा जाता है। अच्छा चलो, और भी जो दीगर खर्चे हैं, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डेप्रिसिएशन, फिर फिक्स्ड हो जाएगी, फिर रेंट है फिक्स्ड है, इंश्योरेंस है फिक्स्ड है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस टू सम एक्सटेंट वेरिएबल टू सम एक्सटेंट फिक्स्ड, क्योंकि बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस माहाना बेसिस पे अपनी चीज़ों की रिपेयर एंड मेंटेनेंस ओवरहॉलिंग करती हैं, उनकी पॉलिसी होती है। बाज़ चीज़ें वेरिएबल हैं, बस जितने ही दफ़ा यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, मशीनरीज इस्तेमाल होंगी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस उस हिसाब से कम ज़्यादा होती रहेगी। बहरहाल इसी तरह से चलो, अच्छा यहाँ पे आ जाओ, ये डिस्कशन भी बड़ी ज़रूरी है। नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हो सकते हैं, ठीक है प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है ओवरहेड्स हैं, लेकिन वेरिएबल या फिक्स तो हो सकते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों हो सकते हैं, दे कैन बी फिक्स्ड, दे कैन बी वेरिएबल। एडवर्टाइजमेंट का बजट साल पहले ही अप्रूव कर दिया जाता है कि जी हमने ये करना है। ये अभी मेरा ख्याल है शायद आप लोग BM तो खैर आप लोगों ने नहीं पढ़ी, MFA में शायद आप लोग जाके आगे पढ़ोगे। ये जो तुम्हें बिल बोर्ड्स पे जितनी एडवर्टाइजमेंट नज़र आती हैं, ये जो स्ट्रीमर्स लगे होते हैं, ये तमाम बच्चे एडवर्टाइजमेंट बजट होता है और ये साल के शुरू में ही बना लिया जाता है, ठीक है। तो ये सब खर्चे हैं जो कि उन्होंने फिक्स्ड है, उन्होंने करने ही करने हैं। इसके अलावा देखो जो सेल्स टीम आपकी होती है, आपने सुना है ना कि जो सेल्स टीम जो आप लोगों को इवन घरों में भी आके बाज़ औक़ात अपने कार्ड्स दे के जाते हैं अपने ये पिज़्ज़ा आउटलेट्स के कि भाई ये मेरे से कार्ड ले लें, वो उनके साथ असल में कमीशन एग्री हुआ होता है। तो वो क्या मिसाल के तौर पे वो क्या एग्री करते हैं कि भाई फॉर ईच कार्ड यू सेल, फॉर ईच मेंबरशिप कार्ड यू सेल, यू विल अर्न ₹1000। तो अगर उस बंदे ने फॉर एग्जांपल इस महीने में 50 कार्ड्स बेच ली हैं तो ही इज़ एलिजिबल फॉर अ सेल्स कमीशन ऑफ 50,000। सो ये उसकी सैलरी है, लेकिन वो तय कैसे हुई है? यूनिट्स के हिसाब से। इट विल वेरी। ये ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा नहीं है, सेल्स टीम को पैसे देना ये ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा ही तो है, वो उस पिज़्ज़ा कंपनी का खर्चा ही तो है। तो सेल्स कमीशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बन गई? वेरिएबल कॉस्ट, कि जो वेरी कर रही है इन अकॉर्डेंस विद द नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि वो बंदा, यूनिट से मुराद मेंबरशिप कार्ड्स जो कि वो मार्केट में जाके बेच रहा है। तो वेरिएबल भी हो सकती है। अच्छा ये मिक्सचर भी हो सकता है, कुछ खर्चा उसका फिक्स्ड हो जाए, कुछ वेरिएबल, वो वहाँ पे आएगा सेमी वेरिएबल में, अभी मैं उस पर नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा फिर कुछ इसमें फिक्स्ड भी हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे यूजुअली फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट यूजुअली फिक्स्ड होती है। यूजुअली क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि काइबोर बेस्ड इंटरेस्ट रेट्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं मानते क्योंकि यूजुअली ज़्यादातर फिक्स्ड ही हमें देखने को नज़र आ रहे होते हैं। इस तरह से अदर चार्जेस हैं, अदर चार्जेस को रिलेट वैसे ही यूनिट्स के साथ नहीं कर सकते। तो ये देखो यहाँ पे इसी चीज़ को आप बॉक्स में देख सकते हो, यही जो पेज नंबर 4 है इसमें देखो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के बाद आपको ये डिस्कशन मिल रही है कि पर यूनिट कॉस्ट स्टेज फिक्स्ड। पेज नंबर 4 पे हूँ मैं, ठीक है, सेकंड बॉक्स की बात कर रहा हूँ। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड होती है शॉर्ट रन में, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड होती है, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज होती है शॉर्ट रन में। ऑल डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट आर वेरिएबल। इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट जो हैं वो वेरिएबल भी हो सकती हैं, फिक्स्ड भी हो सकती हैं। ये नीचे मिसालें मैंने सारी प्रोवाइड की हुई हैं। इसी तरह से जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हैं ये भी सर वेरिएबल भी हो सकती हैं और फिक्स्ड भी हो सकती हैं। ये तमाम डिस्कशन जो कि मैंने अभी की हैं, हमने इसमें क्या किया है, सिर्फ मैंने वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट को आपके सामने एक्सप्लेन किया और मैंने रिलेट किया है इन कॉस्ट के साथ। अब इसके बाद आगे जाके आपको पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में पता किसका जिक्र मिलेगा? या तो यहाँ से इस एरिया से कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कहीं लेना देना कोई नहीं, समझ लिए हमने, बस बहुत है हमारे लिए। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, बस इसका जिक्र आएगा। बस यहाँ से एंड तक इंशाल्लाह वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, यही होता रहेगा। सारे खर्चे इसी के अंदर हैं, वेरिएबल के अंदर सारे खर्चे हैं। इनमें तमाम खर्चों में से या कोई खर्चा वेरिएबल होगा या फिक्स्ड होगा, ठीक है। सो कवरेज हमने सारी कर ली हुई है। अब ये रह गए दो छोटे छोटे एरियाज। चलें स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट पे आते हैं। ये इसी बात की एक्सटेंशन है। मैंने अभी क्या कहा था, कोई कॉस्ट फिक्स नहीं रहती इन द लॉन्ग रन। रीज़न क्या है? मुझे कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। ये देखो मैं इसी मिसाल को एक्सटेंड करता हूँ।
और इसको मैं एक ग्राफ से समझाता हूँ स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट को। जी, मैंने इस मिसाल में आपको ये बताया था कि मेरी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 1000 यूनिट्स की है, और इस प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है, 1 लाख। आसानी के लिए मैंने कहा था सिर्फ रेंट ही मेरी कॉस्ट है, सो 1 लाख। सो यहाँ पे अगर मैं इस ग्राफ में प्लॉट करूँ, अगर मैं अलॉन्ग वाई एक्सिस यूनिट्स प्लेस करूँ और अलॉन्ग एक्स एक्सिस यूनिट्स प्लेस करूँ और अलॉन्ग वाई एक्सिस मैं रुपीज़ को प्लेस करूँ, तो ये देखो 1000 यूनिट्स के लिए मेरा खर्चा कितना है, 1 लाख। तो मैं इजीली एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ इस तरह करके, ठीक हो गया। अच्छा, अब इमेजिन करें, अब मैं 100% कैपेसिटी पे चल रहा हूँ, ऐसे ही मेरी कैपेसिटी 1000 की है और मैं 1000 ही बना रहा हूँ। एक कस्टमर आता है और कहता है मुझे 500 यूनिट्स अपने तैयार करके देने हैं नेक्स्ट पूरे ईयर में, ये मेरी ईयरली कैपेसिटी बता रहा हूँ। मुझे एडिशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी पे जाना पड़ेगा, यस। एज्यूम कर लें कि मैंने मज़ीद एक फैक्ट्री एरिया रेंट पे लिया और उसकी भी कैपेसिटी कितनी है, 1000 यूनिट्स। क्योंकि ऐसे कभी नहीं होता कि कस्टमर आया और उसने जितना ऑर्डर दिया मैंने उतनी ही कैपेसिटी एक्सटेंड की। ज़ाहिर है आप मार्जिन से रखते हो, क्योंकि आपको पता है कि भाई फ्यूचर में मज़ीद मेरी ग्रोथ होनी है, मुझे मज़ीद ऑर्डर्स भी आ सकते हैं। सो आसानी के लिए आई अगेन रेंटेड एन एडिशनल फैसिलिटी, और उसका भी रेंट आसानी के लिए एज्यूम कर रहा हूँ कि 1 लाख है। अब मुझे खुद बताएं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1001 यूनिट्स अप टिल 2000, अब मेरी कॉस्ट स्टेप अप हो गए, कहाँ पे चली गई, 2 लाख। 1 लाख तो पहले ही थी, अब 1 लाख मजीद ऐड हो गई। सो इन अदर वर्ड्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 यूनिट्स अप टिल द नेक्स्ट 2000, ये मेरी कॉस्ट ऐसे नहीं हो गई, हजार के बाद थोड़ा सा आगे होगा स्लाइटली, मेरी कॉस्ट स्टेप अप होकर कहाँ आ गई है, 1001 यूनिट्स बनाने के ऊपर मेरी कॉस्ट पहले 1 लाख थी, अब कहाँ चली गई, 2 लाख नहीं हो जाएगी सर, 2 लाख ही तो हो जाएगी। और ये 2 लाख ही रहेगी कब तक, जब तक मैं 2000 यूनिट्स बनाता रहूँगा। क्या इसमें वेरिएशन आएगा, नहीं। मैं चाहे 1500 यूनिट्स बनाऊँ, चाहे 1600, चाहे 1900, चाहे 1999, मेरी कॉस्ट कितनी, चाहे 2000, मेरी कॉस्ट कितनी रहेगी, 2 लाख, इसने चेंज नहीं होना। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम 1001 यूनिट्स। अच्छा, अब इमेजिन करें अगेन, अब मैं 2000 फुल कैपेसिटी पे चल रहा हूँ, अगेन कस्टमर आता है और फिर एक्सटेंड करना पड़ता है, और अगेन आसानी के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं फिर एक प्रोडक्शन फैसिलिटी की तरफ जाता हूँ, उसकी कॉस्ट भी 1 लाख है। तो अब 2001 यूनिट्स के बाद, लेकिन अप टिल हाउ मच, 3000 यूनिट्स, माई कॉस्ट विल रिमेन अप टू रुपीज़ 3 लाख। सो अगेन 2001 यूनिट्स से लेके मेरी कॉस्ट स्टेप अप हो गए, कहाँ पे आ गई, 3 लाख पे। और ये ऐसे ही रहेगी कब तक, जब तक 3000 यूनिट्स नहीं चलेंगे। सो अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो क्या ये स्टेप्स की सूरत नहीं है, ये देखें, यही रीज़न होती है कि इसको स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। इन द लॉन्गर रन नो कॉस्ट इज़ फिक्स्ड, इट इज़ स्टेप फिक्स्ड, ठीक है। इसलिए मैंने जब इसको डिफाइन किया था, मैंने पता क्या कहा था, फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट स्टेज फिक्स्ड अप टू अ सर्टेन एक्टिविटी थ्रेशोल्ड। ये थ्रेशोल्ड पता हमारी मिसाल में क्या था, 1000। जब वो थ्रेशोल्ड पार होगा ये फिक्स्ड कॉस्ट स्टेप अप होगी, और अगेन ये फिक्स्ड रहेगी नेक्स्ट एक्टिविटी थ्रेशोल्ड तक। वो नेक्स्ट एक्टिविटी थ्रेशोल्ड क्या है, 2000। उसके बाद क्या होगा, अगेन वो स्टेप अप होगी, और अगेन वो कांस्टेंट रहेगी अप टू अ नेक्स्ट एक्टिविटी थ्रेशोल्ड, और वो 3000 है। सो स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, it is that cost that stays fixed for a certain period up to an activity threshold, and as that activity threshold is passed, the cost steps up to the next level of cost, and again that stays fixed up to the next activity threshold, so on and so forth। और वो जो शक्ल बनाता है वो स्टेप्स की सूरत में बनाता है। इसको वेरिएबल नहीं कहना, खबरदार वेरिएबल कहा तो, वेरिएबल तो वो है जो हर नए यूनिट पे कॉस्ट बढ़ती है, ये हर नए यूनिट पे थोड़ी बढ़ रही है, ये तो हजार यूनिट्स के ब्लॉक्स में बढ़ रही है, हर नए यूनिट पे नहीं बढ़ रही। जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो उसकी शक्ल ऐसी होती है, ये 1 यूनिट बढ़ा कॉस्ट बढ़ गई, 2 यूनिट कॉस्ट बढ़ गई, 3 यूनिट कॉस्ट बढ़ गई, वो वेरिएबल है, ये वेरिएबल नहीं है, ये स्टेप फिक्स्ड है। मेरा ख्याल है वाइंड अप करते हैं यहाँ पे।
तो समराइजिंग, हमने सिर्फ कॉस्ट की क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू नेचर या फंक्शन पढ़ी एक, और फिर हमने विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर पढ़ी, एंड देन वी रिलेटेड बोथ ऑफ दीज सब क्लासेस, और हमने सिर्फ एक सब कैटेगरी मजीद देखी है, वो है स्टेप फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसकी बात करेंगे और फिर हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे मूव कर जाएंगे। बुक्स काइंडली ले लीजिएगा ताकि तंगी ना हो।